मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम लोग कई भागों में देखेंगे। इसमें आपका आपका यहाँ से आता है, कहाँ से देखिए, तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश, कर्नाट वंश की बात करेंगे, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी के समय में, और सिख धर्म के समय में बिहार। इनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तुर्क शासन में बिहार के बारे में। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के समय से। देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। उत्तर बिहार में बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार, जो बिहार शरीफ में था, इसकी विजय थी 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में बंगाल के नदिया पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश कर्नाट वंश की बात करें तो मिथिला के कर्नाट वंश, ये कहाँ के थे? कर्नाट वंश मिथिला में। पाल वंश के पतन के बाद तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय होता है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्य देव थे। कौन थे? नान्य देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्माश्मीन ने की है। देखिए, सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना में भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान, जो कि 1324-25 में करता है, के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? हरसिंह देव 1279 से 1335 तक यहाँ शासन करता है। तो हरसिंह देव समाज सुधारक भी था। हरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। सल्तनत काल में बिहार की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा, क्योंकि बीच में पड़ता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया था। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो जाता है। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण होता है। तुगलक काल में जाकर के बिहार पर सुल्तानों का, जो सल्तनत काल के सुल्तान थे, उनका वास्तविक नियंत्रण होता है। 1324-25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जब वो बंगाल पर आक्रमण कर रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के समय बिहार आता है, और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उस काल में बिहार शरीफ का नगर जो था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बया कहलाते थे। मतलब इसका उपनाम था मलिक बया। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया का। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासन के समय में बिहार की बात कर लेते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद शेरशाह के नेतृत्व में पुनः इन अफगानों का उदय होता है। शेरशाह सूरी के समय की बात करें तो शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। ये देखिए, बहार खां नुहानी, जो कि दरिया खां नुहानी का पुत्र था, जिसने यहाँ पर क्या किया था? स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की थी। ठीक है।
तो इसी के शासन काल में आपका कह सकते हैं शेरशाह के पिता कार्य करते थे, मतलब राज दरबार में। तो शेरशाह का जो नाम है, शेर खां की जो उपाधि जो दी गई थी वो बहार खां नुहानी ने दी थी। ठीक है। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दद्दू बेगम से विवाह कर लिया और बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी। 1541 ईस्वी में सूरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। ठीक है, पटना को। उसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने उसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। बाद में सूरवंश 3 भागों में बढ़ जाता है। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया 1555 में। अब मुगल काल में बिहार की बात कर लेते हैं। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रहती है, लेकिन 1555-56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो जाती है हुमायूं के नेतृत्व में। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध होता है। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 ईस्वी तक बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया। मानसिंह के समय में रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया, पहले पटना थी। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो जाता है। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। छोटा नागपुर जो अब आपका झारखंड क्षेत्र में है। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखशियर ने, उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक होते हैं, फर्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में होता है। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है। के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। बिहार जो है वो बंगाल का भाग बन जाता है। मुर्शीद कुली खां देखिए, मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बनता है। अलीवर्दीन खां ने गिरिया के युद्ध जो कि 1740 में होता है में सरफराज खां को पराजित कर बंगाल का नवाब बन जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर के अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी की मृत्यु के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है मृत्यु तक। ठीक है। अब सिख धर्म की बात कर लेते हैं। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बनते हैं। 1676 में
10वें गुरु बनते हैं तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए, तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब, तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब। देखिए, अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है, तो देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है इसमें आधुनिक बिहार के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार और पृथक बिहार के गठन के संबंध में, यहाँ तक हम लोग चीज़ों की चर्चा करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश की बात करें तो देखिए, बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं जो हुगली से पटना नाव द्वारा, बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं जो हुगली जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वह पटना से 16 सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। किसने? डचों ने। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र कौन बनाता है? डच बनाते हैं पटना में। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजों ने 1620 में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था वो 1621 में बंद हो जाता है और उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिलती है, 1651 में। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आता है। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। ठीक है, अंग्रेज कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिस कंपनी, हाँ यहाँ ये लाइन याद रखिए, जो अंग्रेज कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसमें वर्तमान समय में गुलजारबाग पटना स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय है वो यहीं पर इसी फैक्ट्री में चलती है। डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियर जो कि 1713 से 1719 तक शासक रहता है ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चाह रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लास्टिक की लड़ाई होती है जिसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया जाता है यहाँ पर बंगाल का। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। मुंगेर आपका बिहार में है। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, इसके ससुर को 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया मीर कासिम ने। ठीक है, जब मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है तो मीर कासिम क्या करता है? 1763 में पटना आ जाता है। पटना में उसने अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के मध्य, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे, के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार होती है, मतलब अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और बंगाल का जो पूर्व नवाब था मीर कासिम। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा, लगान वसूली का। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। पूर्णिया आपका पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। 1763 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है। 1770 पड़ता है, फिर 1783 में पड़ता है। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टन द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया था।
अब जनजातीय विद्रोह की बात कर लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 छोटा नागपुर क्षेत्र में। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी पलामू में, भूषण सिंह नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह 1820 से 21 सिंहभूम में। कोल विद्रोह 1831-32 छोटा नागपुर, बुद्धो भगत नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल परगना में, इसके नेतृत्वकर्ता में सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव इत्यादि थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 छोटा नागपुर और सिंहभूम में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 छोटा नागपुर के क्षेत्र में, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 गुमला में, जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। हम लोग बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह की। 1855-56 में ये होता है। 1857 को जो विद्रोह होता है उससे मतलब पहले होता है ये, ठीक है, तुरंत पहले का ये विद्रोह था। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में होता है, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, जिन्हें ये लोग दिगु कहते थे, दिगुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन इत्यादि थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सीधु, कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना में माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मतलब ये अधिनियम आता है, फिर संथाल परगना और माझी व्यवस्था को मान्यता भी दी गई। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं 1895 से लेकर 1900। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिगुओं द्वारा शोषण, खूंट कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्मशुद्धि एवं एकस्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार के विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित होता है, ठीक है, छोटा नागपुर अधिनियम पारित होता है। इससे पहले संथाल विद्रोह वाले में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 पारित हुआ था, ठीक है। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद के पूर्व बिहार में हुए जो विद्रोह या आंदोलन थे उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वहाबी आंदोलन की। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली से इन्होंने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में ये बदल जाता है। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। पहला केंद्र था आपका पश्चिमोत्तर सीमा पर सितना और दूसरा केंद्र था पटना। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन बहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में होता है। बिहार के शोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। शोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में शोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा शोरा ब्रिटिश कारखाने को दे देते थे, तब मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से शोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। फिर आपका था लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहड़ी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से होता है। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए।
रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया, विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 23 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तक गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। देखिए, दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी किनारे पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो जाता है। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो जाता है। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब कांग्रेस की स्थापना और बिहार की बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 31 ने, 31 ने। बिहार में हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन हैं, मुख्यतः 3 अधिवेशन यहाँ पर हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 27वां, 37वां और 54वां। 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में होता है। 1912 में पटना के बांकीपुर में अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। 37वां 1922 में होता है, गया में चित्तरंजन दास थे। 54वां होता है 1940 में झारखंड के रामगढ़, अब ये झारखंड में है। तो 1940 में यहाँ पर होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। अब बात करते हैं बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार की। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में होती है। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बमकांड में उनकी मृत्यु हो जाती है। घटना के बाद वो दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार की बात करें तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना होती है। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी शाह एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। देखिए, मौलाना मजरुल हक अध्यक्ष थे, खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ये उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक, 3 लोग, और चंद्रवंशी शाह और बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए जाते हैं।
श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आती हैं। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात कर लेते हैं। चंपारण में किसानों के लिए तिनखटिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरभा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण, जो मोतिहारी जिला में है, चंपारण पहुंचते हैं। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. बिल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ जी स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड एवं जी रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकटिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसान सभा की बात कर लेते हैं तो 1922 ईस्वी में 1922-23 में मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में होता है। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है और इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था और उनका समाधान करना था। अब थोड़ा सा बिहार प्रांतीय किसान सभा द्वारा सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। पहला जो होता है सोनपुर में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। दूसरा गया में होता है 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे। तीसरा होता है हाजीपुर में 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। कुछ प्रमुख किसान नेता और उनके कार्यक्षेत्र की बात करें। यदुनंदन शर्मा, इनका क्षेत्र गया था। यमुना कारेई दरभंगा सारण में। राहुल साकृतायन अन्नावारी या अंबारी सीमांत क्षेत्र में। कारण शर्मा मुंगेर के बढ़िया ताल में। खिलाफत आंदोलन और बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 ये आंदोलन होता है। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित होती है। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने का खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। असहयोग आंदोलन और बिहार की बात करते हैं। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में से पूर्ण स्वीकृति मिल जाती है।
बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो कि भागलपुर में होता है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद सफ़ी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय बहादुर महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद जो हैं कुलपति बनते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। देखिए, ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। अब कुछ राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। साइमन कमीशन और बिहार की बात करें, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आता है। 12 दिसंबर 1928 को अनुग्रह राय सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विद्रोह प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। फिर से देखिए, 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में होता है, पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन का सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है आपका 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। चंपारण और सारण जिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। अब बिहार विधानसभा चुनाव 1937 की बात कर लेते हैं। देखिए, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव होते हैं। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 स्थानों पर विजयी होती है। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिलता है।
बिहार विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित होता है। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बनते हैं। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनते हैं। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी W.G. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल होते हैं। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। शिलान्यास राज्यपाल ने, जबकि औपचारिक अनावरण जो है वो राष्ट्रपति ने किया था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित होता है। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य की गई। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात में वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ठीक है, उसका नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल होते हैं। पृथक बिहार राज्य के गठन की बात कर लेते हैं। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में होता है। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मत से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में होती है। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल में बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई। आधुनिक बिहार से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या है?
1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कयूम अंसारी ने। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा के गठन होता है। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। होते थियोडोर सुरीन थे, जो कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1906 में, ध्यान रखिए, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने। श्री कृष्ण ही पहले मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ पे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर के कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। अब कुछ ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है शुरू से आखिर तक थोड़ा सा सनवाइज देख लेते हैं। देखिए, 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन होता है। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म होता है। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन होता है। 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार द्वारा मगध का उत्थान, हरेक वंश की स्थापना होती है। 555 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया जाता है। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना होती है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होती है और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर जो है शुंग वंश की स्थापना की जाती है पुष्यमित शुंग के द्वारा। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ होता है। 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ होता है। 635 ईस्वी में ह्वेनसांग की बिहार यात्रा होती है। 673 ईस्वी में सिंह का बिहार यात्रा होती है। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है और 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय किया जाता है, मतलब के द्वारा बख्तियार खिलजी के द्वारा। 1225 ईस्वी इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान होता है। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान होता है। 1359-60 में फिरोज शाह तुगलक का बिहार अभियान होता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान होता है। 1529 बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय होती है। 1532 हुमायूं का नुहानियों पर विजय होती है। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह की जीत होती है। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत होती है। 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत और सूर्यवंश की स्थापना होती है दिल्ली में। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण होता है। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण होता है। 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन होता है। 1576 में अकबर का बिहार विजय होता है और 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण होता है। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनता है। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा होती है और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है। 1651 ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना होती है। 1666 में श्री गोविंद सिंह का जन्म होता है, जो 10वें गुरु थे सिख धर्म के। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है। 1713 में परसिया का बिहार में राज्याभिषेक होता है। 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिलता है। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन होता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1770 में बिहार में भीषण अकाल आता है। 1784 में गोलघर का निर्माण होता है। अकाल के समय 1783 में जो अकाल पड़ता है उसकी वजह से। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ होता है। 1555-56 में संथाल विद्रोह। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह होता है। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार होता है। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन होता है।
1874 में बिहार में अकाल पड़ता है। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है सीवान के जीरादेई में। 1899 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन होता है। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड होती है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा होती है। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन हो जाता है। 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। 1914 में ताना भगत आंदोलन होता है। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ होता है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन होता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन होता है और मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। विद्यापीठ का उद्घाटन करते हैं महात्मा गांधी। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है। 1929 में क्रांति किसान सभा का गठन होता है। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह होता है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है और 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव होते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया जाता है के द्वारा। 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल होता है। पटना सचिवालय गोलीकांड जो होता है आपका 11 अगस्त 1942 होता है, इसमें 7 छात्र शहीद होते हैं। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन किया जाता है। आज़ाद दस्ता का गठन किया जाता है, ठीक है। 1900 जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था 1942 में। 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से हमने जो बिहार का इतिहास था, प्राचीन बिहार, आपका मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार, इसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब इससे आगे हम लोग बिहार का भूगोल जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।